स्ट्रक्चरल हाइब्रिडाइजेशन या रेजोनेंस क्या होता है, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, और आप किस तरीके से रेजोनेंस एनर्जी को थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चरल हाइब्रिडाइजेशन, एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टू डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, यानी कि भाई रेजोनेंस। ठीक है बात। अब आप कहोगे भाई हमने रेजोनेंस हमने पढ़ तो लिया था भाई, कहाँ पर, जब आपने क्या पढ़ी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो वहाँ पर आपने भाई रेजोनेंस आपने पढ़ लिया था ना ऑलरेडी। आप फिर कहोगे भाई अब मैं यहाँ पर दोबारा से इसको क्यों पढ़ना पड़ता है, भाई वहां पर हमने आपको इसको बाकायदा जनरल वे में बिना मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के भाई अप्लाई करना नहीं सिखाया इतना ज़्यादा, समझे बात। अब हम इसको भाई जनरल वे में अप्लाई करेंगे डिफरेंट मोलिकुलर ज्योमेट्रीज के ऊपर। ओके, ठीक है बात। तो भाई थोड़ा हम यहाँ पर कह लेंगे उसका बेसिक आइडिया और फिर भाई हम इसको अप्लाई करेंगे डिफरेंट मोलिक्यूल्स के ऊपर। ठीक है, तो पहला क्या आपका यहाँ पर, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। बताओ क्या, डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस, हिस्ट्री ऑफ रेजोनेंस, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस एंड कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस। तो भाई डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस इज एन एक्सटेंशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ डिलोकलाइज्ड बॉन्ड इन ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय ए सिंगल लेविस स्ट्रक्चर। तो देखो भाई कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एक सिंगल लेविस स्ट्रक्चर के जरिए आप उनको डिपिक्ट नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कई क्या होते हैं भाई, जैसे आपका क्या है कार्बोनेट आयन है, क्या आपका भाई नाइट्रेट आयन है, उनको आप एक सिंगल लेविस स्ट्रक्चर के जरिए आप उनको भाई डिपिक्ट नहीं कर सकते ना। तो आपको भाई उनके लिए एक से ज्यादा क्या तैयार करनी पड़ती हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या एक से ज्यादा भाई क्या आप उनके लिए आप बनाते हो लेविस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो भाई अब सिंपल सी बात है, आप एक से ज्यादा क्या बना के उनके लेविस स्ट्रक्चर्स, और वो सारी फिर क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं। समझ गए बात। और हम क्या करेंगे, उन सभी स्ट्रक्चर्स के आप आइगन फंक्शंस निकाल के, और उनको लीनियरली कंबाइन कर लेते हो, आपको ये मालूम पड़ जाता है कि कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, कौन सी भाई कम कंट्रीब्यूट करेगी, इजंट इट। और भाई उनका जो ओवरऑल फंक्शन आएगा वो किसको दिखाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड को। ये बात आपने पढ़ी थी ना भाई, इजंट इट। ठीक है, तो भाई जब हम यहाँ पर बोलें कोई सिंपल सी बात है, अगर आप बेंजीन देखो तो बेंजीन की हम एक से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था भाई, इजंट इट। बताओ कैसे, बोलो भाई बेंजीन की ये होगी एक तो, और बताओ कौन सी होगी हमारे पास, बोलो भाई एक हमारे पास ये होगी, और बताओ 3 कौन सी होगी हमारे पास, एक ये बॉन्ड आ गया भाई, ठीक है ओके, और एक बताओ क्या हमारे पास है, ये बॉन्ड आ गया, और एक बताओ हमारे पास क्या आ गई भाई, यहाँ आ गया, ये आ गया, इजंट इट। तो हमारे पास बताओ भाई टोटल कितनी इसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर आ गई, ठीक है बताओ, इजंट इट, बोलो भाई। तो हमारे पास टोटल बताओ क्या, हमारे पास 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। 5 क्या होती है इसकी, लेविस स्ट्रक्चर्स होती हैं बेंजीन की। क्योंकि अगर आप कोई एक कंसिडर करते हो, अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ ये स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की, तो ये बॉन्ड शॉर्ट, ये बॉन्ड शॉर्ट, ये बॉन्ड शॉर्ट, 3 बॉन्ड क्या हो जाएंगे, शॉर्ट नहीं हो जाएंगे क्या, और 3 बॉन्ड क्या हो जाएंगे भाई, लॉन्गर। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बताओ, एक्चुअल में 6 के 6 बॉन्ड्स क्या होते हैं, सेम लेंथ के, इजंट इट। तो उस बात को भाई आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, तो जो वहाँ पर जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स नहीं होती थी कि किसके अंदर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है भाई, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स नहीं होती है बहुत सारी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया भाई, वहाँ पर तो हम क्या करते हैं जनरली क्या करते हैं, जैसे हमारे पास अमोनिया था, अमोनिया के हमारे पास क्या थी 6 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, लेकिन 6 में से हमने 5 क्या कर दी थी डिस्कार्ड, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर भी भाई अमोनिया की एक्चुअल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर पा रही थी, इजंट इट। लेकिन भाई यहाँ पर आप जो 5 स्ट्रक्चर्स उनको आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंपली क्या होता है भाई,
आपने इसका फंक्शन निकाल लिया, आपने इसका बॉन्ड आइगन फंक्शन, इसका बॉन्ड आइगन फंक्शन, बॉन्ड आइगन फंक्शन, बॉन्ड आइगन फंक्शन, बॉन्ड आइगन फंक्शंस आपने पांचों के निकाल लिए। और भाई इसका साई वन तो आप फिर क्या करोगे बताओ, तो ओवरऑल फंक्शन तो कैसे आएगा हमारे पास, ए साई वन प्लस बी साई टू प्लस सी साई थ्री प्लस डी साई फोर प्लस ई साई फाइव, इजंट इट। ठीक है, तो आप वेरिएशन मेथड से ए बी सी डी ई को आप मालूम कर लोगे और इनके भाई कोफिशिएंट के स्क्वायर से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, कौन सी भाई कम कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, मतलब आपने जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, वो आपने पाई बॉन्डिंग के ऊपर लगा दिया है। किसके ऊपर भाई, पाई बॉन्डिंग के ऊपर, इजंट इट। तो यहाँ पर हम स्पेशली कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कौन से देखेंगे, जो कैसे डिफर करती हैं, सिग्मा बॉन्डिंग में नहीं, कैसे पाई बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में क्या करती हैं, वो एक दूसरे से डिफर करती हैं। समझ गए बात। तो ये पाया गया, तो ये तो क्या, तो ये बताओ किसका फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा ओवरऑल रेजोनेंस हाइब्रिड का। समझ गए बात। तो ये किसका फंक्शन है, इसका, ये किसका फंक्शन मान लिया, इसका, ये किसका फंक्शन साई टू, इसका। तो भाई अगर मैं इससे एनर्जी निकालता हूँ हैमिल्टनियन के जरिए, तो एनर्जी क्या आती है, ज्यादा। इससे भी एनर्जी क्या आएगी, ज्यादा। इनकी एनर्जी क्या आएगी, थोड़ी और भी ज्यादा भाई, इन तीनों की भाई, इन तीनों की एनर्जी थोड़ी और भी आती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो एक बात देखिए हमने भाई, अगर इनकी एनर्जी क्या है, अगर साई थ्री साई फोर साई फाइव ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इनके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर भी क्या है भाई, कम आए, यानी कम कंट्रीब्यूट करती हैं। आप बोलते नहीं हो कि भाई अरे आपको कैसे मालूम पड़ता अदरवाइज कि ये तीन क्या करेंगी, ज्यादा कंट्रीब्यूट, ये तीन क्या करेंगी, कम कंट्रीब्यूट, और ये दो क्या करती हैं, ज्यादा कंट्रीब्यूट। हमें कैसे मालूम पड़ता भाई, क्योंकि हम बेंजीन की पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के, हम बेंजीन की 5 कैनोनिकल, अरे आप वैलेंस बॉन्ड थोड़ी लगाते हो पाई बॉन्डिंग के ऊपर, और आपने 5 क्या बना ली इसकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, इजंट इट। और हमने देखा भाई कि कोई भी एक स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, एक्चुअल मॉलिक्यूल को भाई। ठीक है, तो हम बताओ क्या करेंगे, हम इन पांचों के बॉन्ड आइगन फंक्शन या स्ट्रक्चर आइगन फंक्शन निकाल लेंगे। समझ गए बात। तो आप जब इनके स्ट्रक्चर आइगन फंक्शंस को लीनियरली कंबाइन करते हो, तो हमारे पास क्या आएगा, ओवरऑल आइगन फंक्शन भाई, ओवरऑल फंक्शन। तो इस ओवरऑल फंक्शन ही तो हो गया हमारे पास इसका, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड का। समझ गए बात भाई। आपको यहाँ से रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको मालूम पड़ जाएगा कि रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालते हैं थ्योरेटिकली, क्योंकि आपको उसको मैच करना पड़ता है किससे भाई, एक्सपेरिमेंटल रेजोनेंस एनर्जी से। ठीक है, तो कैसे निकालोगे बोलो भाई। तो साई वन साई टू साई थ्री साई फोर साई फाइव, अगर आप इन पे क्या लगाते हो, हैमिल्टोनियन, और एनर्जी इवेल्युएट करते हो, तो एनर्जी पता क्या आती है, इन दो की एनर्जी क्या आई, कम आई, नहीं साई वन साई टू की, इनकी एनर्जी कम आई, इन तीन की एनर्जी क्या आई, ज्यादा आई। ठीक है, और हमने भाई एक बात और देखी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ज्यादा है। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर स्क्वायर का सम क्या होगा, 1, क्योंकि फंक्शन क्या होना चाहिए पूरा नॉर्मलाइज्ड। लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ज्यादा। ए स्क्वायर तो कितना है बोलो भाई, तकरीबन 39 पॉइंट कितना होता है बताइए भाई, अब मैंने बताया था ना, तकरीबन कितना होता है बताओ, 39 पॉइंट 0.39, यानी कि ए स्क्वायर कितना आएगा 0.39, बी स्क्वायर कितना आएगा 0.39, सी स्क्वायर कितना आएगा 0.0733, ये क्या आएगा 0.0733, ये भी आएगा 0.0733। तो हमको मालूम पड़ा भाई कि अरे भाई ओवरऑल सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो हमको मालूम पड़ गया कि ये तकरीबन कितना कंट्रीब्यूट करती है, 39%। बोलो भाई, और ये तीनों तो तकरीबन भाई 7%। इजंट इट, नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई। तो अपनी बात देखी कि जिनकी एनर्जी क्या थी, इन 5 में से, इन 5 स्ट्रक्चर्स में से इन दो की एनर्जी क्या है, कम है इन 3 के मुकाबले। तो इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर भी क्या है, ज्यादा है भाई। यानी जिनकी एनर्जी कम होती है उनके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर क्या आते हैं, ज्यादा। मतलब वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है ओवरऑल वेव फंक्शन के अंदर। नहीं बात आपको पहले पड़ी, इसीलिए बात बोलते हैं कि भाई मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या करती हैं, ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस ये फंक्शन किसका है, ये इसका है, ये 5 किसके हैं, इनके फंक्शन है। कुछ बात आपको पहले पड़ी। तो हमने और ये पैटर्न सिर्फ यहाँ पर देखा, हमने पैटर्न हर जगह देखा भाई
कि जिस भी स्ट्रक्चर की, जिस भी कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी क्या होती है, कम होती है औरों से, उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या आता है, औरों से ज्यादा। जैसे इन दो की एनर्जी क्या है, इन 3 से कम है ना, तो इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर क्या है, ज्यादा हैं, तो ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। बात आपको पहले पड़ गई कि नहीं? बात आपको पहले पड़ी भाई? अब बताओ भाई, तो आप इसकी भी एनर्जी, आप साई1 के ऊपर हैमिल्टनियन लगा के एनर्जी निकाल लो, एनर्जी 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 एनर्जी। मैंने 5 तरह की एनर्जी निकाल ली ना, मैं इन 5 स्ट्रक्चर्स की एनर्जी निकाल लेता हूं, लेकिन उन 5 स्ट्रक्चर्स की एनर्जी कोई भी एक्सपेरिमेंटल एनर्जी से मैच नहीं करते हुए, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन के ऊपर क्या लगाता हूं, हैमिल्टोनियन, और इसकी एनर्जी निकालता हूं, तो वो एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल एनर्जी के बराबर। बात आपको पहले पड़ गई भाई? नहीं बात आपको पहले पड़ी? और बताओ, अब बताओ भाई, तो तो इसने जो एनर्जी दी वो तो मान लिया यहां है। अरे भाई इसने एनर्जी किसकी दी है, इसकी। ये तो एनर्जी किसने दी है, साई ने। और बताओ इन 5 में से सबसे स्टेबल कौन सी है, इन 5 में से ये और ये बराबर स्टेबल ना? अरे बोलो भाई, तो इसकी एनर्जी बताओ क्या, साई1 या साई2 की एनर्जी कहां लिख दो भाई, यहां लिख दो। तो जो गैप होगा ना ये, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। यानी कि मोस्ट स्टेबल, इन 5 में से मोस्ट स्टेबल है 2 है, इनमें से कोई एक ले लो, तो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, उसकी एनर्जी, और भाई रेजोनेंस हाइब्रिड यानी कि ओवरऑल वेव फंक्शन की एनर्जी। बोलो भाई उनका डिफरेंस क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी। ऐसे हम बताओ क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी इस पे हैमिल्टोनियन लगाओ, एनर्जी निकाल लो, इस पे हैमिल्टोनियन लगाओ, एनर्जी निकालो। दोनों एनर्जी आप क्या करो फिर भाई, डिफरेंस। जो डिफरेंस हो क्या आपके पास, रेजोनेंस एनर्जी की थ्योरेटिकल वैल्यू। इसको भाई आपको हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना भी सिखाएंगे। फिर आप भाई एक्सपेरिमेंटल रेजोनेंस एनर्जी को थ्योरेटिकल से मैच भी कर सकते हो कि भाई कितना वैलेंस बाउंड थ्योरी ने कितना एक्यूरेट रिजल्ट हमको प्रोवाइड किया है, इजंट इट? अरे बोलो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको भाई रेजोनेंस के बारे में आपको आइडिया होगा ना? क्या आइडिया नहीं हुआ है? अरे बोलो भाई, आ गया आपको समझ में? नहीं आया ना आपको? आ गया, वेरी गुड। और बताओ, और देखो यहां भी बताओ क्या हमारे पास भाई, रेजोनेंस। अरे बोलो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करें बताओ भाई? अरे भाई ये बॉन्ड यहां से यहां पर आ जाएगा, ये बॉन्ड यहां से यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। और यहां बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी नहीं, ये बॉन्ड यहां से यहां पर आ गया। अरे कहां से कहां पर चला गया, नहीं अरे ये 2 इलेक्ट्रॉन तो कहां से कहां पर चले गए भाई, यहां से यहां पर चले गए, और ये 2 कहां से कहां पर आ गए, यहां पर। तो क्या हमारे पास क्या बन गया, अरे भाई क्या हमारे पास ही नहीं बन गया क्या? इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या आ गया, प्लस, इसके ऊपर क्या होता भाई, माइनस, ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। और अगली बार क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल, ये क्या हो जाएगा बताओ भाई, सिंगल। तो यहां भी बताओ हमारे पास क्या है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सिमिलरली बताओ क्या आपके पास, बोलो भाई, जो एसिटिक एसिड होता है, यहां बताओ क्या हो जाएगा, बोलो भाई, ये जो लोन पेयर है ये बताओ कहां पर है, बॉन्ड में यहां बॉन्ड बना लेगा, और ये डबल बॉन्ड यहां से कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। तो ये O नेगेटिव हो जाएगा भाई, इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, 1 नेगेटिव। यहां क्या बन जाएगा हमारे पास, डबल बॉन्ड, इजंट इट? अरे बोलो, तो हमारे पास 2 बताओ क्या बन गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अरे भाई एक तो ये और एक ये, और ये बताओ क्या हो जाएगी इसकी, रेजोनेंस हाइब्रिड, इजंट इट? तो याद रखिए भाई, इसको आप सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ही नहीं, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर नहीं, आप इसको वही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हो रेजोनेंस को, ठीक है। अब देखो आपको हो गया भाई, एक्चुअली तो डील कैसे करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से यहाँ पर। लेकिन जनरली जब आपको भाई फ्रीक्वेंट रिजल्ट निकालने हो ना रेजोनेंस के, तो आप सिंपली क्या यूज कर लियो, लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। क्योंकि रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने की ट्राई भाई किसने की थी, और भाई लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ने भी तो क्या करवाया था, रेजोनेंस को एक्सप्लेन किया था भाई, इजंट इट? लेकिन उसके पास उसका कोई वेव मैकेनिकल पिक्चर इसके पास नहीं थी, इजंट इट? तो सिमिलरली भाई हमको ट्रीट तो कैसे करना चाहिए इसको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जरिए, रेजोनेंस को एक्चुअल में तो। लेकिन हम भाई फ्रीक्वेंट रिजल्ट्स के लिए पार्शियली हम क्या यूज कर लेते हैं, मतलब हम एक तरह से सेमी इंपेरिकल अप्रोच यूज करते हैं। पार्शियल एनालिसिस हम कहां से कर लेते हैं, लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग से, और पार्शियल भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। बात आपको पहले पड़ रही है? ओके।
अब बताओ क्या भाई, अब बताओ क्या हिस्ट्री ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो आपको पता होगा भाई कि भाई रेजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट है, समझ गए बात, वो सबसे पहले बताओ कब आया था, बोलो भाई। अनयूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को एक्सप्लेन करने के लिए 1800, अरे भाई 1899 के अंदर भाई कौन सा कॉन्सेप्ट आया था, रेजोनेंस का। देखो उस वक्त तक कोई ऑर्बिटल पिक्चर के बारे में हमको मालूम नहीं था, लेकिन 1899 में आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन कब हो चुकी थी, 1897 में, पता होगा ना आपको इस चीज़ का। ठीक है, तो रेजोनेंस की बात कब आई थी, 1899 में। और भाई 1865 के अंदर क्या भाई, इलेक्ट्रॉन से पहले, उस वक्त तो इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पता नहीं था, लेकिन भाई उस टाइम पे बॉन्ड तो बनाया करते, मॉलिक्यूल में एटम्स को जोड़ने के लिए बॉन्ड तो बनाते थे भाई, वो बॉन्डिंग होते कैसी है ये मालूम नहीं था। 1865 में आपको पता है भाई कि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड के जरिए दो स्ट्रक्चर्स बताओ किसने दी थी, केकुले ने। अरे बोलो भाई, ठीक, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड के जरिए दो स्ट्रक्चर हमको प्रोवाइड नहीं की थी क्या, ठीक है, ताकि भाई अरे बेंजीन को एक्सप्लेन कर सके, इजंट इट। और बताओ भाई, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड भाई, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट जो मैकेनिज्म है फिर इसका आपको पता भाई, रेजोनेंस को फिर हल्का फुल्का भाई किसने एक्सप्लेन करने की ट्राई की थी, बताओ, लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है भाई। जो लेविस का आइडिया था 1916 में ही थे ना वो, लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग भाई, उसने क्या किया था बताओ, उसने लॉन पेयर्स के जरिए, सॉरी उसने भाई, अरे भाई उसने इलेक्ट्रॉन पेयर्स के जरिए इनको एक्सप्लेन करने की ट्राई की थी, इन तीनों सॉरी बेंजीन की स्ट्रक्चर को। उसने क्या बोला भाई कि एक तो बताओ, एक तो डबल बॉन्ड यहाँ पर एक पेयर से यहाँ बन जाएगा भाई, एक यहाँ बन जाएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, उसने बोल दिया कि यहाँ पर कौन इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, अरे भाई मैंने आपको पढ़ाया था लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ने कैसे एक्सप्लेन किया था रेजोनेंस को, नहीं पढ़ाया क्या, वहाँ पर आपने भाई क्या कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बोनेटाइन की, क्या आप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाते थे क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, अगर आप कार्बोनेटाइन की एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो तो बताओ क्या होगा, अगर हम वहां पर बात करें बताओ क्या होगा हमारे पास वहां पर, अरे भाई कार्बोनेटाइन बताओ क्या होगा हमारे पास, बताओ कार्बन ने क्या किया हमारे पास, क्या बताओ, हमारे पास CO3 2 नेगेटिव है ना, ठीक है, तो सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करियो, बताओ एक कार्बन के पास कितने हैं, एक कार्बन के पास भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हैं वैलेंस, और 3 ऑक्सीजन के पास कितने हैं, अरे भाई हर एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं वैलेंस, 6 हो गए, तो 6 हो गए, बताओ किसके पास, हर एक, तो 6 दिया 18 और 4 22 और 2 24, तो हमारे पास तो कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 24 के हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप बताओ भाई, अब पहले बताओ क्या बनाते हैं, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्रायंगल होती है ना, तो पहले कार्बन से बताओ क्या जोड़ दो आप भाई, तीनों ऑक्सीजन आप जोड़ दिया ना हमने। अब बताओ क्या हमारे पास, तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भाई, बताओ यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं यहाँ पर, अगर एन क्या बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन यहाँ पर क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और भाई आपने कितने यहाँ पर बताओ सिंगल बॉन्ड बना दिए, 3, तो भाई इनका डबल करो, 2 इसमें 2 इसमें और 2 इसमें, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच गए जो आपने अलॉट करने, बताओ बोलो भाई, तो आपने 24 माइनस 6 कितने इलेक्ट्रॉन आपने रह गए अलॉट करने, 18। अब बताओ 18 को कैसे अलॉट करते हैं, बताओ, पहले आउटर को अलॉट करते हैं भाई, उनके ऑक्टेट पूरे करते हुए, इजंट इट, बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6, इसका बताओ क्या पूरा है, बोलो भाई, आपने 6 दिया 18 पूरा कर दिया भाई। अब बताओ इनके ऊपर क्या कोई फॉर्मल चार्ज है, नहीं पहले तो क्या भाई इसके ऊपर अभी क्या इसका ऑक्टेट पूरा है क्या, कार्बन का, क्या कार्बन का ऑक्टेट पूरा है कि नहीं भाई, नहीं है। इन ऑक्सीजन के क्या है, इनके तो ऑक्टेट पूरे हैं, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट अभी पूरा नहीं है, इजंट इट। तो क्या करो, आपको आप बोले भाई तो क्या करते हैं फिर, एक को आपने कहा तो क्या कर दिया भाई, ये कर दिया ना, अरे डबल बॉन्ड में आपने भेज दिया। अब बताओ क्या हो गया, अब इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो गया, -1, इसके बताओ क्या गया हमारे पास, -1 आ गया भाई,
फॉर्मल चार्ज चेक कर लो, बन तो स्ट्रक्चर हमारे पास। लेकिन भैया आप ये कहोगे कि ये जो आपने 2 यहाँ पे भेजे थे, तो ये मैं इनकी बजाय ये भी तो इसको भी तो हम यूज कर सकते थे, तो फॉर्मल चार्ज क्यों नहीं बनता? ये नहीं बनता, इजंट इट? और अगर मैं भाई इनको यूज ना करके मैं डबल बॉन्ड में किसको भेजता, इसको भेजता, तो यहाँ बनता भाई, इजंट इट? तो भाई 3 क्या होगी इसकी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो भाई एक से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर इसकी आप लिख सकते हो, किसकी भाई? तो जिसकी भी आप एक से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो ना, समझ गए बात? उसको हम क्या बोलेंगे कि उसके अंदर क्या है? रेजोनेंस, इजंट इट? हमेशा नहीं लेकिन जनरली। और उसको फिर भाई तो लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ने रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने की ट्राई की थी, लेकिन भाई वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। ठीक है, ओके, 1916 में आई थिंक ये बात हुई थी। लेकिन फिर आपको पता है भाई, बताओ कब? 1926 में। क्या भाई? 1926 में इसके बारे में वर्नर हाइजेनबर्ग ने बताया। और 1928 में आपको पता है भाई, 1928 में जो लाइनस पाउलिंग थे, कौन बोलो भाई? लाइनस पाउलिंग ने भाई उन्होंने कुछ पेपर्स पब्लिश किए थे 1931 में और 1933 में। उन्होंने फिर भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जरिए रेजोनेंस को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था। बात आपको पहले पड़ी? उन्होंने क्या किया भाई? उन्होंने पाई बॉन्डिंग कंसिडर करते हुए जितनी भी क्या पॉसिबल होती है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, उनको डिस्कार्ड नहीं किया। या तो यहाँ पर भाई परफेक्ट पेयर अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाती है? फेल। भाई यहाँ पर क्या फेल हो जाती है? परफेक्ट पेयर अप्रोक्सीमेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो आप भाई अगर एक से ज्यादा कैनोनिकल, मतलब अंतर क्या होता है? अमोनियम और बेंजीन में अंतर क्या है? अमोनियम में सिग्मा बॉन्डिंग पे आप क्या लगाओ? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो 5 क्या बनती? कैनोनिकल। तो 4 को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं यूजिंग परफेक्ट पेयर अप्रोक्सीमेशन। बेंजीन में पाई बॉन्डिंग पे आप क्या लगाओ? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो 5 क्या बनेगी? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। लेकिन आप एक को भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते भाई। तो बोले भाई कोई बात नहीं, यानी बेंजीन में आपने 5 वे 4 वे फंक्शन आपने क्या कर दी थी? ऐसे ही भाई आउट कर दी थे ना। यहां पर आपने चारों कंसिडर कर लिए, अंतर ही है बस। ओवरऑल फंक्शन कैलकुलेट करते हुए आपने बाकी चारों स्ट्रक्चर भी आपने क्या करनी है? कंसिडर करनी है, इजंट इट? नहीं बात आपको पहले पड़ी? फॉर एग्जांपल जैसे कार्बोनेटाइन थी, कब बताओ कार्बोनेटाइन क्या होगा? हमारे पास कितनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर आएंगे? हमारे पास 3 आएंगी ना। तीनों के हम क्या निकाल लेंगे? फंक्शन psi1 psi2 psi3। एबीसी क्या होंगे उनके? कोफिशिएंट्स, इजंट इट? एबीसी क्या होंगे भाई? कोफिशिएंट होंगे। फिर तो आपने क्या करना है? psi1 की एनर्जी निकाल लो, और भाई जो ओवरऑल साई है ना उसकी एनर्जी निकाल लो। उनका डिफरेंस क्या होगा? आपका रेजोनेंस एनर्जी। आसान तो भाई, आ गया ना आपको आइडिया? तो भाई जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने फिर रेजोनेंस को क्या दिया, जो एक्सप्लेनेशन, वो भाई एब्सोल्युटली आपका वही कह सकते हो फैसिनेटिंग था बिल्कुल। ठीक है, इसने बहुत प्रिसाइजली, बहुत रिफाइंड वे में इन चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो ये बताओ क्या था इसका भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब बताओ क्या बात करते हैं भाई? कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। देखो भाई, क्योंकि इससे पहले जो आपका टॉपिक था भाई, इससे पहले जो आपका टॉपिक था उसमें हमने आपको ऑलरेडी क्या पढ़ा दिया था? बताओ भाई, रेजोनेंस का जो वैलेंस बॉन्ड पिक्चर है, एक्सप्लेनेशन, वो मैंने आपको भाई काफी अच्छे से पढ़ा रखा है, इजंट इट? लेकिन भाई यहाँ पर आपने भाई वो सारी कैलकुलेशंस नहीं करनी है। अब मैं आपको जनरल जो रिमार्क है ना, कॉन्क्लूसिव रिमार्क्स, भाई आपने एक बात देखी थी कि मान लिया हमारे पास 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। नहीं, मान लिया किसी, जैसे हमारे पास ये था कार्बोनेटाइन था, बताओ कार्बोनेटाइन में कितनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर होती है? हमारे पास 3 होती है ना। तो हम क्या बोलेंगे? psi1 psi2 एंड psi3, A प्लस B प्लस C। ओवरऑल साई आएगा ना भाई। तो यहां पर आप एक बात देखोगे, इन तीनों का बताओ क्या होगा? तो इन तीनों की एनर्जी बताओ क्या होती है? बराबर होती है। तो ये तीनों कोफिशिएंट्स भी तो क्या आएंगे भाई? इक्वल आएंगे। तीनों कोफिशिएंट्स क्या आएंगे भाई? इन कोफिशिएंट्स के स्क्वायर भी क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। तो इक्वली क्या करेंगे? ये कंट्रीब्यूट। तो क्योंकि तीनों क्या है? इक्वली स्टेबल। लेकिन बेंजीन में तो क्या था? बेंजीन में वो तो क्या था? C psi4 और D psi5। आपको पता बेंजीन में क्या होती हैं? 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, 5 रेजोनेट, यानी कि उन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को इसलिए क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नहीं मतलब आपको पल पड़ी क्या? तो आप ये बताओ भाई
यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या थे ज़्यादा, और सी स्क्वायर डी स्क्वायर और ई स्क्वायर क्या आएंगे बताओ भाई? अरे भाई सी डी और ई क्या आएंगे? कम आएंगे ना। तो ये क्या करती हैं ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट। तो आपको क्या, हमको भाई हमेशा फिर तो आपके दिमाग में आएगा फिर तो हमको भाई रेजोनेंस के बारे में बात करने से पहले आप पहले क्या बनाओगे सारे के सारे। तो जनरल बात तो क्या बोलती है भाई, तो रियल रूट तो क्या बोलता है कि आपको किसी को भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ट्रीट करना है जिसमें क्या हो, डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। आप क्या करोगे, पहले क्या बनाओ उसकी सारी की सारी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, फिर हर एक का वेव फंक्शन मालूम करो, फिर उन वेव फंक्शंस को लिनियरली कंबाइन करो, और फिर वेरिएशन मेथड से वो कोफिशिएंट्स चेक करो। यही ना भाई, जिनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर क्या आएगा ज्यादा वो क्या करेंगी, मोर कंट्रीब्यूट, अदरवाइज क्या करेंगे भाई कम काउंट। यही तो ना तरीका भाई। लेकिन आपको फिर तो भाई ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हम चाहते हैं बिना कैलकुलेशन हमको ये मालूम पड़ जाए कि कौन सी स्ट्रक्चर क्या होगी ज़्यादा स्टेबल और मोर कंट्रीब्यूटिंग, और कौन सी स्ट्रक्चर क्या होगी भाई लेस स्टेबल और लेस कंट्रीब्यूटिंग। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? हम बिना वैलेंस बॉन्ड कैलकुलेशंस के भी मालूम करना चाहते हैं कि हमको पहले मालूम हो जाए कि भाई ये स्ट्रक्चर का कोफिशिएंट क्या आएगा, इस स्ट्रक्चर के आइगन फंक्शन, इस स्ट्रक्चर के बॉन्ड आइगन फंक्शन का, अरे भाई इसका स्ट्रक्चर आइगन फंक्शन का कोफिशिएंट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, इसका कम आएगा। ये मोर स्टेबल होगी, क्या होगी लेस स्टेबल। हम भाई क्योंकि आपके जब आप भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो या इनऑर्गेनिक आप पढ़ते हो तो आपके पास इतना समय नहीं होता, समय हो भी तो भाई तो ही पॉसिबल नहीं है। इतनी सारी भाई इतनी लेंथ ही क्या हो जाएंगी उसमें कैलकुलेशंस कि आप भाई एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 5 घंटे लग जाएंगे। बात आपको पहले पड़ रही है। तो कुछ भाई कॉन्क्लूसिव रिमार्क हैं जो आपने इस्तेमाल करने पड़ते हैं जिनसे आप बहुत ईजिली भाई बात कर सकते हो उनके बारे में। बताओ तो पहले बात क्या करते हो तो भाई कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। बताओ भाई कि रेजोनेंस तो कहाँ पर होगा, बोलो भाई। भाई पहली बात तो आप जब कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आप लिखते हो ना तो उनको लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। एक्चुअली तो आपको पता है रूल्स भी कहाँ से आते हैं हमारे पास, अरे वहाँ से आप जो मैंने पता है इलेक्ट्रॉनिक स्कीम्स बना के है था कुछ आपको, भाई वहाँ से हम क्या मालूम करते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। लेकिन भाई आप एक देसी तरीका है, बताओ क्या, डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ द मॉलिक्यूल शुड डिफर ओनली विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट द न्यूक्लियाई। भाई पहली बात तो ये कि जितनी भी आप क्या लिखो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स उनमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए डिफरेंट पोजीशंस पे, न्यूक्लियाई वहां पर डिफर नहीं करना। ये नहीं होगा भाई मान लिया कि CO2 में आपने भाई एंड पे कौन ऑक्सीजन और सेंटर में कार्बन है, आप सेंटर में कौन लिए ऑक्सीजन, एंड पे किसी को लिए कार्बन को, नहीं, सिर्फ किसी चेंज करना है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, ठीक है। दोस्तों अरे आप देखो भाई ये है CO2, आप यहाँ पर देखो सिर्फ बॉन्ड पेयर क्या करें, अरे सिर्फ बॉन्ड्स या इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या करें बताओ भाई, बॉन्ड पेयर या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। OCO तीनों बताओ क्या है, जहां थे वही रहे ना। दूसरा बताओ रूल क्या है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने का, बताओ ऑल द पार्टिसिपेटिंग एटम्स मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। अब भैया आप डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हो तो उनका ओवरलैप होना पड़ेगा ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। अरे बोलो भाई तो ओवरलैप कब होगा, जब क्या होंगे सेम प्लेन के अंदर। तो क्या बोलता है ये कि सभी एटम्स क्या होने चाहिए सेम प्लेन के अंदर। और तो क्या होता है ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट पोजेस द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये कहता है भाई कि जो बॉन्ड पेयर और क्या है लोन पेयर्स उनका सम हमेशा क्या रहेगा बताओ कांस्टेंट, उनमें कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलना चाहिए भाई, ठीक है बात। जैसे आप यहाँ पर देखो भाई अगर मैं यहीं पर बोल लें यहाँ बताओ क्या है 2 और 2 4 बॉन्ड है, बताओ क्या है 3 और 1, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर अरे भाई 1 पेयर 2 पेयर नहीं मतलब आपको पहले पड़ी, अरे भाई 1 पेयर है 2 पेयर है और 1 पेयर ही हमारे पास ये हो गया 3 हो गया ना, 4 5 और 6 भाई 2 2 4, अरे भाई 1 2 3 4 5 और 6, इसमें टोटल आप सिग्मा बॉन्ड छोड़ दो भाई। आप यहाँ बताओ भाई कितने पाई बॉन्ड हैं और कितने लोन पेयर हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इन सभी में बताओ क्या मिलेंगे आपको, बोलो भाई इन सभी में आपको बताओ आपको भाई क्या मिलेंगे 6 ही क्या मिलेंगे पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का
कॉम्बिनेशन। चेक यहाँ पर आप चेक करो, बताओ यहाँ बताओ कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। सिग्मा बॉन्ड क्या करो, नेग्लेक्ट। नहीं पता आपको पहले पड़ी क्या? तो अगला बताओ रूल क्या है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर्स, उनका सम हमेशा क्या रहेगा? लोन पेयर्स और पाई बॉन्ड्स के नंबर का लोन पेयर्स और पाई बॉन्ड्स जो होते हैं उनका जो सम होता है वो नंबर हमेशा क्या रहना चाहिए? बताओ, सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में सेम रहना चाहिए, इजंट इट? अगर भाई दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या करती हैं, सेम एनर्जी, तो वो इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगी। क्या ये बात हमने भाई प्रूव भी की थी, है ना? अरे भाई जो हमारे पास क्या थी, हमारे पास बेंजीन की जो ये वाली स्ट्रक्चर थी, बोलो भाई, और जो ये वाली स्ट्रक्चर थी, इजंट इट? अरे ये तो बिल्कुल सेम बना दी, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी क्या? जो ये वाली स्ट्रक्चर थी और ये वाली स्ट्रक्चर थी, ये इसका फंक्शन क्या है? इसका स्ट्रक्चर आइगन फंक्शन, इसका बॉन्ड आइगन फंक्शन क्या है? साई 1, इसका क्या है? साई 2। तो साई 1 साई 2 कोफिशिएंट भी क्या आएंगे? बराबर आए थे ना? अरे भाई ये कॉन्क्लूसिव रिमार्क है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाने के बाद, ताकि आपको भाई इसको टैकल करने में बिना मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के आपको अप्लाई करने में दिक्कत पेश ना आए। इसका क्या था? 0.39। ए स्क्वायर क्या था? 0.39। बी स्क्वायर क्या था? 0.39। ये दोनों और भाई, और साई 1 पे क्या लगाओ? हैमिल्टोनियन। साई 2 पे क्या लगाओ? हैमिल्टोनियन। तो एक सी एनर्जी आती है, तो दोनों क्या है? इक्वली स्टेबल। तो ये कॉन्ट्रीब्यूट भी क्या करती है? बिल्कुल इक्वली। ये बात प्रूव हुई थी ना भाई? ये बात प्रूव नहीं हुई थी क्या दिनेश? तो बताओ भाई, तो आ गया ना? तो इफ टू रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैव सेम एनर्जी, दे विल कंट्रीब्यूट इक्वल टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब समझ गए ना बात? इस वेव फंक्शन से आने वाली एनर्जी, ठीक है? और बताओ नेक्स्ट बताओ कंडीशन क्या है? मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल कंट्रीब्यूट हायर टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर कोई कैनोनिकल स्ट्रक्चर तो क्या है भाई? ज्यादा स्टेबल, तो क्या करेगी बताओ? बोलो भाई, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, इजंट इट? अरे बोलो भाई, जैसे आप यहां पर देखो, बताओ ये बताओ हमारे पास क्या है? हमारे पास भाई, अरे भाई हमारे पास बेंजीन की बताओ क्या होती हैं? बताओ, दो तो हमारे पास क्या होती हैं? केकुलस स्ट्रक्चर्स, और 3 बताओ मेरे पास क्या होती हैं? डेवा स्ट्रक्चर्स। तो आप ये मान लो कि बेंजीन की ये तो बताओ क्या है? अरे भैया तो क्या है? केकुलस स्ट्रक्चर्स के बॉन्ड आइगन फंक्शंस, और ये बताओ क्या है? 3 डेवा स्ट्रक्चर्स के बॉन्ड आइगन फंक्शंस। इनसे आप एनर्जी निकालो। बोलो भाई, साई 1 साई 2 की एनर्जी क्या आएगी? कम आएगी। साई 3 साई 4 साई 5 एनर्जी आएगी? ज्यादा आएगी। तो इन्हें कोफिशिएंट भी क्या आएंगे भाई? तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आएंगे? ज्यादा। सी स्क्वायर डी स्क्वायर क्या आएंगे? कम आएंगे। तो क्योंकि ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, सॉरी हमारा ये थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन है, तो इसको हमने क्या कर दिया? एक रिमार्क में कंक्लूड कर दिया। बताओ क्या? इसलिए बताओ क्या बोलते हैं? तो बताओ, इसलिए कि ये बताओ क्या होता है इसका बताओ ये। अरे भाई, अरे यहाँ पर मैंने इनको भाई साई 4 साई 5 लिख दिया है, अरे नंबरिंग। और यहाँ पर तो मैंने क्या लिखा हुआ इनको? साई 1 और साई 2। बस बात ये भाई, इन दोनों के बताओ कोफिशिएंट क्या आएंगे? इन दोनों के आइगन फंक्शन, इन दोनों के फंक्शंस के कोफिशिएंट्स बताओ क्या आएंगे? 0.39 0.39। कोफिशिएंट्स के स्क्वायर इनके बताओ क्या आएंगे? 0.0733 0.0733 0.0733, इजंट इट? और ये बताओ किसकी है? अरे भाई साई की, इजंट इट? तो ये भी तो हमारा एक ऑब्जर्वेशन था, थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन। क्या? मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल कंट्रीब्यूट हायर टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। फिर बताओ क्या है? ग्रेटर इज द नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और एक बात और देखने को आपको मिलेगी भाई, जितनी ज्यादा बताओ क्या होंगी? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होंगी ना, उतनी ही ज्यादा क्या होती है? रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी। ये भी हमको एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिला है कि जितनी ज्यादा क्या होती हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, उतना ही ये फंक्शन मतलब एक तरह से क्या देगा? लोअर एनर्जी। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो भाई तो तुम क्या बोलेंगे? मोर दी सॉरी ग्रेटर द नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कोरस्पॉन्डिंग रेजोनेंस हाइब्रिड। और बताओ भाई, अब जो 7th और भाई लास्ट का जो भाई एक तरह से रिमार्क है, वो बताओ क्या बोलता है? अब ये कहता है कि भाई जो पार्टिसिपेटिंग
कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं भाई, किसी भी रेजोनेंस हाइब्रिड में, किसी भी रेजोनेंस हाइब्रिड में जो क्या है, पार्टिसिपेटिंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है बात। अब एक्चुअल में तो आपको किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर की एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी मालूम करने के लिए उसकी एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी ना भाई, बाकायदा हैमिल्टोनियन लगा के। लेकिन भाई अब कुछ रूल्स हैं जिनके जरिए आपको भाई ये पूरा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आप बाईपास कर सकते हो और आप ये मालूम कर सकते हो कि कौन सी कैनोनिकल स्ट्रक्चर का बॉन्ड आइगन फंक्शन कम एनर्जी देगा और किसका बॉन्ड आइगन फंक्शन भाई ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बिना मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के। ये भाई जनरल ऑब्जर्वेशन है। बताओ तो भाई कुछ रूल्स हैं, मतलब रूल्स क्या भाई, ये रिमार्क हैं। अरे भाई कॉन्क्लूसिव रिमार्क हैं। बताओ पहला बताओ क्या है, डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी या उनकी एनर्जी, रिलेटिव स्टेबिलिटी रिलेटिव, अरे भाई हायर एनर्जी क्या होगा, लेस स्टेबल नहीं होगा क्या, लोअर एनर्जी हायर स्टेबिलिटी। तो भैया आप डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी या रिलेटिव एनर्जी पे कमेंट कर सकते हो बिना उनके आइगन फंक्शंस चेक किए। ओके बताओ कैसे भाई, बताओ। तो पहला बताओ क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विद ग्रेटर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स विल बी मोर स्टेबल एंड देयरफॉर विल शो मोर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में एक बात वही देखी गई है, जिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में ज्यादा क्या होंगे कोवलेंट बॉन्ड्स, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब उसकी एनर्जी क्या आएगी, अरे भाई जिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में क्या होंगे ज्यादा बॉन्ड्स होंगे ना, अगर आप उसके स्ट्रक्चर आइगन फंक्शन के ऊपर क्या लगाओगे हैमिल्टोनियन, तो उसकी एनर्जी क्या आएगी, कम आएगी। और वो एनर्जी कम आएगी तो उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या आएगा, और वो मोर कंट्रीब्यूट करेगी टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ गए बात भाई। अरे बोलो, जब यहां पर देखो भाई, बताओ हमारे पास ये है, बताओ यहां बताओ क्या हमारे पास डबल बॉन्ड, और यहां बताओ क्या है डबल बॉन्ड। अब आप बताओ आप इसके लिए एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इसके लिए रेडी कर सकते हो कैसे भाई, एक आप यहां से इस बॉन्ड को यहां से यहां पर लिए, और इसे तो कहां से कहां पर ले गए, यहां से यहां पर ले गए। बताओ क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा ना। अरे बोलो भाई, डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, यहां तो क्या गया, अरे भाई डबल बॉन्ड बीच में आ गया। अरे भाई ये बॉन्ड यहां पर बॉन्ड था ना पहले, वो यहां से यहां पर आ गया, यहां जो बॉन्ड था वो यहां से यहां पर चला गया। तो भाई यहां पर क्या आ गया, फॉर्मल चार्ज नेगेटिव आ गया, और यहां बताओ फॉर्मल चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। तो भाई इसमें बताओ क्या है, अब ये मत कह दियो कि इसमें और इसमें पाई बॉन्ड्स और इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर क्या है डिफरेंट, भैया नंबर डिफरेंट नहीं है। कैसे आप ये बताओ, क्या है ये CH2, बोलो भाई CH, बोलो भाई, और CH2, अरे नहीं भाई CH2 isn't it, बोलो भाई। अब मैं ये कहूं कि अगर ये बताओ कहां से कहां पर आ जाए, यहां पर हमने भाई लोन पेयर हमने यहां पर शो, अभी बताओ इनका बताओ फॉर्मल चार्ज क्या है, अरे भाई अभी इनका फॉर्मल चार्ज क्या है, बताओ अभी इनका फॉर्मल चार्ज क्या है, बताओ 0 0 0 और 0 है। अब हमने भाई अगर मैं ये कहूं कि ये वाला बताओ बॉन्ड कहां से कहां पहुंचे, यहां से यहां पर, ठीक है। तो आप बाकायदे को शो करो भाई, लोन पेयर को ये शो करो यहां पर, अब isn't it, नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे नहीं पर ये वाला बॉन्ड तो यहां पर आ गया, अरे भाई वाला बॉन्ड कहां पर आ गया, CH डबल बॉन्ड हो गया हमारे पास, isn't it। और ये बताओ क्या है हमारे पास, अरे भाई CH2, इसके बताओ ये, अरे भाई ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर चला गया, ये बताओ क्या गया, ये यहाँ से यहाँ पर आ गया। अब आप इसके अंदर भाई बारी काउंट करियो कितने पाई बॉन्ड हैं यहाँ पर भाई, एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, और यहाँ देखियो भाई एक तो यहाँ पर क्या है पाई बॉन्ड, और एक क्या होता है यहाँ पर भाई लोन पेयर। तो पाई बॉन्ड्स का नंबर क्या है 2, और भाई लोन पेयर और पाई बॉन्ड्स का सम भी क्या है यहाँ पर भाई 2 है। यहाँ पर क्या थे 0 क्या थे लोन पेयर, यहाँ पर 0 क्या है भाई लोन पेयर, और पाई बॉन्ड्स कितने 2 हैं। यहाँ पर क्या बताओ भाई, तो 0 + 2 यहाँ पर क्या है, एक पाई बॉन्ड और एक क्या है लोन पेयर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये यहाँ भी हमारे पास सम क्या आएगा भाई 2 ही तो आएगा। तो हम क्या बोलेंगे फिर इसको, अरे बोलो भाई। अब आप यहाँ पर इसको चेक करियो, इनका फॉर्मल चार्ज चेक करो, बताओ इसका मतलब क्या है हमारे पास
1+ आएगा, चेक कर लियो भाई। कैसे बताओ, इसके पास कार्बन के वैलेंस कितने होते हैं 4, माइनस एवरेज कितने होंगे एवरेज, ये सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, क्या 3 बॉन्ड बनाए हुए भाई, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो 6/2 कितना आ गया 3, तो +1 आ गया इसके ऊपर भाई। और यहाँ देखियो भाई, यहाँ बताओ भाई इसके पास 4 माइनस लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 ना भाई, अरे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 हैं, और बॉन्डिंग कितने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक तो कार्बन से और 2 हाइड्रोजन से, तो 6/2। बताओ क्या मेरे पास, बोलो भाई, तो 5 आ गया ना, तो 4 - 5 कितना गया -1। तुम क्या इसका क्या भाई, तो यहाँ पर ये शो नहीं किया हमने, जस्ट क्या भाई, यहाँ पर जस्ट हमने इसको शो नहीं किया है ये लोन पेयर्स को, लेकिन अगर आप इसको चेक करोगे ना, अरे भैया अगर आप इसको सिंपली चेक करोगे तो आपको तो क्या मिलेगा यहाँ पर भाई, यहाँ पर एक लोन पेयर है, पता होगा ना आपको इस चीज़ का, लेकिन भाई जनरली क्या करते हैं, हमेशा लोन पेयर को शो नहीं करते, वो बात वही, अरे माइनस है तो भाई वो क्या है अंडरस्टूड है, इजंट इट। लेकिन भाई इसका उल्टा भी तो पॉसिबल था, क्या भाई, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर आया था, अगर ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर आ जाए तब तो क्या होगा, और ये यहाँ से यहाँ पर आ जाए तब तो क्या होगा भाई हमारे पास, तो ये नहीं आ जाएगा हमारे पास CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2। अब बताओ क्या होगा, इस पे नेगेटिव पॉजिटिव, इस पे क्या जाएगा नेगेटिव, इजंट इट। तो बताओ हमारे पास कितनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर आ गई, 1 2 और 3, हमारे पास भाई कितनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स तो हमारे पास आ गई 3, 1 2 और 3, और 3 में बताओ क्या है, बताओ 1 लोन पेयर 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड 1 लोन पेयर 1 पाई बॉन्ड, सम बताओ सम में क्या है 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो इनमें से तो आप जब इनके आप निकालोगे, अरे इसका क्या होगा फंक्शन psi1 psi2 और psi3, जब आप इनके फंक्शंस निकालोगे तो आप एक बात देखोगे कि कम एनर्जी इनके जो क्या होंगे स्ट्रक्चर आइगन फंक्शन, तो भाई इसका स्ट्रक्चर आइगन फंक्शन क्या देगा कम एनर्जी, इन दोनों के स्ट्रक्चर आइगन फंक्शंस क्या देंगे ज्यादा एनर्जी, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो ये रिमार्क ही बना दिया कि जिसमें क्या हो ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड, वो स्ट्रक्चर क्या देगी भाई कम एनर्जी रखेगी, यानी क्या होगी मोर स्टेबल। और सिर्फ यही नहीं, इसका जो फंक्शन आएगा उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर भी क्या आएगा, इन दोनों के कोफिशिएंट के स्क्वायर से ज्यादा, भाई क्या होगी मोर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो ये तो क्या होता, तुम क्या बोलेंगे, जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन। अरे भाई जितने ज्यादा क्या होंगे कोवलेंट बॉन्ड उतनी कम एनर्जी, ज्यादा स्टेबिलिटी, उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन। और बताओ नेक्स्ट बताओ क्या, फिर स्ट्रक्चर विद चार्ज सेपरेशन विल बी लेस स्टेबल एंड देयरफॉर विल कंट्रीब्यूट लेस टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। फिर तो क्या बोलता है ये कि जिन स्ट्रक्चर से बताओ क्या होगा, अरे भाई जिनके अंदर बताओ क्या होगा चार्ज सेपरेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि CH3 C डबल बॉन्ड हो OH है, अरे बोलो भाई, तो इसके अंदर आप बताओ भाई, और मैं आपको बताऊं भाई, जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लिखो ना, तो बेटर हमेशा मतलब बेटर तो ये होता है कि आप सारे लोन पेयर शो करो। क्या आमतौर पे तो भाई लोन पेयर शो नहीं करते ऐसे भाई, अरे क्या एसिड एसिड लिखते हुए आप कभी लोन पेयर आप शो करते हो क्या? लेकिन अगर आप बात किसी कर रहे हो रेजोनेंस की, तो बेटर क्या है कि आप लोन पेयर्स शो करो, क्योंकि इससे फॉर्मल चार्ज ट्रैक करना क्या होता है हमारे लिए इजी होता है, इजंट इट। बोलो भाई, अब बताओ क्या आएगा। तो एक तो हमारे पास क्या है ये स्ट्रक्चर, और एक बताओ क्या हो जाएगी। अब ये बताओ कहां से कहां पहुंच जाए, यहां से यहां, और ये बताओ कहां से कहां पर आ जाए, यहां से यहां पर। तो हमारे पास दूसरी बताओ हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, CO। और बताओ भाई दो लोन पे पहले ही थे ना, ये पाई बॉन्ड यहां पर आ गया लोन पेयर की फॉर्म में। अब बताओ क्या आ गया, तो 2 2 4 और 2 6। अरे बोलो भाई, और यहां इसके पास क्या थे, 2 लोन पेयर थे ना। अभी बताओ कहां पर हो गया, ये बताओ क्या हो गया, क्या बन गया यहां पर डबल बॉन्ड, इजंट इट। आप चेक करियो भाई,
अब आप इनका फॉर्मल चार्ज चेक करो। अब आप क्या करो, फॉर्मल चार्ज बताओ, फॉर्मल चार्ज कैसे चेक होता है बताओ। अरे भाई एवरेज इलेक्ट्रॉन्स माइनस बताओ नॉन बॉन्डिंग प्लस बॉन्डिंग बाई 2, ये तो होता है फॉर्मल चार्ज भाई। चेक करो यहां बताओ क्या है, इसका बताओ क्या है फॉर्मल चार्ज भाई। कार्बन के ऑक्सीजन के वैलेंस कितने होते हैं, वैलेंस ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के वैलेंस क्या होते हैं 6 होते हैं माइनस। अब बताओ इसके पास भाई नॉन बॉन्डिंग कितने हैं 6। अरे भाई इसके पास 2 शायद थी नहीं क्या। अब बताओ और बॉन्डिंग कितने हैं, अरे भाई बॉन्डिंग कितने 2, एक वही क्या है बॉन्ड है भाई, तो 2 क्या हो गए, तो प्लस 2/2 कितना आ गया मेरे पास 6 - 7 -1। इस पे क्या आ गया फॉर्मल चार्ज माइनस का। और ये देखो भाई COOH, ये बताओ इसके पास कितने हैं, अरे एक तो इसके पास रह गया था, एक गया था, एक तो रह गया कम से कम। अब बताओ क्या इस होगा, देखो 6 माइनस, बताओ इसके पास नॉन बॉन्डिंग कितने हैं 2 प्लस बॉन्डिंग कितने हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो 6 क्या है 3 बॉन्ड में क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स। तुम क्या बोलेंगे 6/2 3, तो 2 + 3 कितना आ गया, तो 6 - 5 कितना आ गया, बोलो भाई +1, इजंट इट। बताओ क्या है ये +1। तो इस पर क्या फॉर्मल चार्ज -1, क्या भाई +1। तो हमारे पास भाई 2 क्या हमारे पास कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब इसका मैं क्या लिखूंगा स्ट्रक्चर आइगन फंक्शन, और इसका भी स्ट्रक्चर आइगन फंक्शन। और भाई रेजोनेंस हैबिट आपको पता है, अरे ऐसे बना दोगे आप, पता होगा ना आपको। तो भाई जब मैं इसका स्ट्रक्चर आइगन फंक्शन लिखता हूँ और इसका भी क्या लिखता हूँ स्ट्रक्चर आइगन फंक्शन, तो मैंने एक बात देखी, इसके कोफिशिएंट का, तो इसकी एनर्जी क्या आएगी कम, उसकी एनर्जी क्या आई ज्यादा आई, और इसकी एनर्जी कम आई, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर भी क्या आया ज्यादा। तुम क्या बोलेंगे बताओ भाई, जिसमें क्या है चार्ज सेपरेशन, आप बोलते नहीं हो भाई कि जिसमें क्या होगा चार्ज सेपरेशन होगा, वो क्या करती हैं लेस स्टेबल और कम क्या होती है कंट्रीब्यूटिंग। क्यों भाई क्योंकि जब आप वेरिएशन थ्योरम लगाते हो ना, जब आप सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपने लिख लिया, आपने दोनों क्या लिखी कैनोनिकल, तो ओवरऑल फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, इसका फंक्शन क्या है ψ1, इसका बताओ क्या है ψ2। बोलो भाई तो ओवरऑल फंक्शन क्या है हमारे पास A ψ1 + B ψ2। तो वेरिएशन मेथड से जब मैंने A और B निकाले ना, नहीं पहले जब मैंने ψ1 और ψ2 पे क्या लगाया हैमिल्टोनियन, तो उसकी एनर्जी क्या दी कम, इस एनर्जी क्या दी ज्यादा। तो हम समझ गए भाई ये क्या होगी मोस्ट स्टेबल, बताओ क्या होगी लेस स्टेबल, पहली बात तो ठीक है बात। फिर हमने क्या पाया, जब मैंने वेरिएशन मेथड से मैंने A और B निकाले, तो A² क्या है ज्यादा, B² क्या है कम आया, A² B² सम क्या आया 1, A² ज्यादा है मतलब क्या है भाई, ये क्या करेगी मोर कॉन्ट्रीब्यूट, वो क्या करेगी भाई लेस कॉन्ट्रीब्यूट। सुन तब हम क्या बोलते हैं कि चार्ज सेपरेशन जहां पर होगा तो क्या होगा भाई। अब बात आपको पहले पढ़ रही भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी ज्यादा इस्तेमाल होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सारे इसके बेस्ड भी जब केमिस्ट्री पढ़ते हो, इजंट इट। तो बताओ हम क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे हम भाई कि चार्ज सेपरेशन, इसलिए भैया की रिमार्क है कि जिन स्ट्रक्चर्स में क्या होता है चार्ज सेपरेशन, वो क्या होती है लेस स्टेबल और लेस क्या होती है कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है ना बात। ओके और बताओ क्या है भाई, और क्या है स्ट्रक्चर वायोलेटिंग ऑक्टेट रूल्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड। भाई अगर किसी स्ट्रक्चर में तो क्या रखा है ऑक्टेट रूल, क्या रखा भाई वायोलेट, तो उसे आपको कंसिडर ही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी भाई बहुत ही कम, उसको आप ऑलमोस्ट क्या मानोगे। अरे भाई ये जैसे आप देखो ये है हमारे पास, बताओ अब ये बताओ कहां से कहां पर आ जाए हमारे पास, अब ये तो कहां से कहां पर आ जाए, यहां से यहां पर आ जाए, ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, तो अब बताओ हमारे पास इस, अरे भाई n के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स तो आगे हमारे पास 10 भाई, तो 10 आगे, तो इसको आप एक तरह से अभी मत मानिए भाई कि कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, कॉन्ट्रीब्यूट तो भी करेगी लेकिन इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आएगा भाई। अरे भाई आप ये कहते हैं ना जो स्ट्रक्चर क्या करती हैं, जो स्ट्रक्चर्स तो क्या करती हैं किसको वोलेट करती है बताओ भाई, जो स्ट्रक्चर्स किसको वोलेट करती हैं ऑक्टेट रूल को, उनको हम डिस्कार्ड क्यों कर देते हैं, क्योंकि उनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर इतना कम आता है, ऑलमोस्ट क्या आता है 0।
तो उनको भाई सिंपली तो क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड। और बताओ भाई फिर क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विद नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी लेस स्टेबल। और एक बात और देखी, अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो बताओ कहां पर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव चार्ज कहां, बताओ भाई। अरे कहां पर गया भाई, अरे भाई ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव। क्या नहीं, मतलब आपको पहले पड़ी क्या भाई, ठीक है। अरे भाई ये क्या होगी, लेस स्टेबल। नेगेटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज तो कहां पर भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, तो वो बताओ क्या करेगी, लेस कंट्रीब्यूट। नहीं समझे बात, अगर पॉजिटिव चार्ज तो कहां पर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, तो भाई आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, वो डेंसिटी प्रोवाइड करना नहीं चाहता भाई, लेकिन उसके ऊपर क्या आ जाए, पॉजिटिव, तो ऐसी स्ट्रक्चर्स का भी एनर्जी क्या मिली हमको ज्यादा, और कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या मिला हमको भाई कम, यानी क्या होंगे वो हाईली अनस्टेबल एंड लेस कंट्रीब्यूटिंग। ओके, तो बताओ भाई जैसे हमारे पास तो क्या है, अरे भाई हमारे पास क्या एसीटोन है, तो एसीटोन की हम क्या दो स्ट्रक्चर आप नहीं लिख सकते क्या, एक तो कैसे बताओ, एक तो ये लोन पेयर आप कहाँ ले आओ, बताओ यहाँ ले आओ, एक बताओ ये, अरे सर एक तो ये बॉन्ड आप कहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इजंट इट। और एक बताओ आप इसको भी कहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसमें बताओ क्या, एक में तो कार्बन नेगेटिव ऑक्सीजन पॉजिटिव, एक में कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, तो मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग तो कौन सी होगी हमारे पास, अरे क्या होगी भाई, सबसे कम तो कौन सी, देखो यहाँ पर ओ पॉजिटिव, देखो ये भी क्या है, अरे स्टेबल तो ये भी नहीं होगी, ये तो क्या होगी, मोस्ट स्टेबल, ये तो क्या होगी, मोस्ट स्टेबल। फिर तो कौन सी होगी, लेस स्टेबल ही होगी, लेकिन ये सबसे क्या होगी, लीस्ट स्टेबल, क्योंकि यहां पर ओ के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इजंट इट। अरे बोलो भाई, और बताओ क्या है, इफ ए स्ट्रक्चर हेल्प्स टू डिलोकलाइज्ड, और कई बार क्या होता है, अगर कोई स्ट्रक्चर भाई चार्ज को डिलोकलाइज करने में हेल्प करती है, अगर कोई स्ट्रक्चर क्या करती है, चार्ज को भाई डिलोकलाइज करने में हेल्प करती है, तो भाई वो बेशक फेवरेबल ना हो तब भी वो कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। अगर कोई स्ट्रक्चर क्या करती है भाई, पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज करने में हेल्प करती है, तो वो कंट्रीब्यूट करेगी भाई, फिर भी कैसे, आप ये देखो, आप यहाँ पर ये बताओ, हमारे पास क्या है, ये एक भाई कैटायन है ना, वो तो कार्बन क्या है, कार्बोकैटायन नहीं है भाई, क्या हमारे पास क्या है, कार्बोकैटायन नहीं क्या, तो कार्बन में बताओ क्या है, 1 पॉजिटिव है। अब इस OH से ये पाई बॉन्ड, अरे भाई ये लोन पे तो कहाँ पर आ जाए, यहाँ बॉन्ड बना ले, तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कार्बन तो क्या हो जाएगा भाई, लेकिन O क्या हो जाएगा इसके ऊपर, पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो क्या हमको ये ज्योमेट्री नहीं मिलेगी आपको भाई, ये स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी क्या, तो हालांकि यहां पर O बताओ क्या है भाई, यहां पर O हालांकि क्या है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर क्या, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन फिर भी ये रीजनेबली कंट्रीब्यूट करेगी, क्यों, आप कहोगे भाई O पे तो क्या था, O पे नेगेटिव तो क्या भाई, फायदे की बात नहीं है, सॉरी O पे पॉजिटिव क्या है, फायदे की बात नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पर भाई फायदे की बात कैसी होगी भाई, यहाँ पर ये फायदे की बात नहीं थी, क्यों, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज था नहीं था ना, तो O पे पॉजिटिव आने से कोई इसका पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज नहीं हुआ, लेकिन भाई यहाँ पर इस कार्बोकैटायन में ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो भाई इसके आप जब क्या बनाते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो उससे हमें क्या मिलता है भाई, पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन, समझ गए बात, तो ये बताओ फिर क्या करेगी, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट, ठीक है। हालांकि अभी भी क्या होगी, मोस्ट स्टेबल तो यही होगी भाई, नहीं होता आपको पहले पड़ी, लेकिन ये भी क्या होगी, सिग्निफिकेंटली स्टेबल। ओके, और बताओ क्या रूल है, जिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बताओ क्या होगा, एडजेसेंट एटम पे बताओ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, बोलो भाई क्या, हाँ मतलब सिमिलर चार्ज भाई, पॉजिटिव का नेगेटिव का, क्योंकि उससे क्या आएगा भाई, उससे एक तरह से भाई रिपल्शन क्रिएट नहीं हुआ क्या, अरे भाई अगर दो एडजेसेंट एटम के ऊपर क्या आ जाए, सिमिलर चार्ज, तो क्या उससे भाई
चाहे वो पॉजिटिव से हो क्या हो नेगेटिव हो, तो क्या उससे स्टेबिलिटी भाई घटेगी नहीं क्या? क्यों? उससे क्या क्रिएट होएगा? रिपल्शन। बात आपको पहले पड़ रही है? अरे बोलो भाई, जब यहां पर देखो बताओ CH3COO CH3, ये बताओ क्या है? मोर स्टेबल। लेकिन आपने ये भी कहां भेज दिया? यहां पर। और ये आपने कहां भेज दिया? यहां पर। तो इन पे क्या जाएगा? अरविंद पे क्या थे? 2 और 2 4, इस पे क्या थे? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इस पे। लेकिन ये भी यहां से आप यहां पर आ गए, तो क्या हो गया इसका भाई? 6 हो गया ना इसके ऊपर भाई। अरे भैया डबल बॉन्ड भी रख दिए भाई, ये अरे टाइप मिस्टेक है ये। क्या हो जाएंगे हमारे पास भैया? अरे भैया हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये हमारे पास क्या हो जाएंगे बताइए? सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। अभी बताओ क्या है? 2 2 4 2 2 4, इजंट इट? अब बताओ क्या हो जाएगा? अरे ये यहां पर आ गया और ये कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। तो इन कार्बन्स का बताओ फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा? इन कार्बन्स का बताओ फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा बताओ भाई? ये बात आपको पहले पड़ी क्या? बताओ क्या है? इन बताओ इन कार्बन्स का बताओ फॉर्मल चार्ज क्या है मेरे पास? 1 पॉजिटिव आएगा, चेक कर लियो भाई। इनका बताओ क्या आएगा? 1 नेगेटिव आएगा, इजंट इट? तो डबल बॉन्ड थे भाई, क्या रहेगा हमारे पास? डबल बॉन्ड थे तो क्या रहेगा मेरे पास? सिंगल बॉन्ड रहेगी ना। इन पे क्या आएगा? प्लस प्लस, इन पे क्या आएगा भाई? माइनस माइनस। तो भाई एडजेसेंट एटम्स पे सिमिलर चार्ज भाई बताओ क्या करेगा? तो ये वाली जो क्या स्ट्रक्चर क्या करती है? मोर कॉन्ट्रीब्यूट। और ये क्या करेगी भाई? लेस कॉन्ट्रीब्यूट। समझ के बात? तो हम बिना हमको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के हमको भाई रूल्स मालूम होगी कौन सी क्या करेगी ज्यादा और कौन सी भाई कम कॉन्ट्रीब्यूट, इजंट इट? अब बताओ अब क्या पढ़ना आपने भाई? कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। अच्छा ये बात हमने क्यों पढ़ी भाई? हमने सारे रूल्स हमने क्यों पढ़े हैं? क्योंकि एक्चुअल में इसको भाई अप्लाई करना काफी लेंथी प्रोसेस होती है। समझे बात? आपको ये पता करना कि कौन सी कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या करेगी? मोर कॉन्ट्रीब्यूट, कौन सी भाई लेस कॉन्ट्रीब्यूट। तो आपको बाकायदा उसका स्ट्रक्चर आइगन फंक्शन निकालना पड़ता है और उसके ऊपर आपको हैमिल्टोनियन अप्लाई करना पड़ता है, इजंट इट? तब आपको मालूम पड़ा भाई फिर ओवरऑल फंक्शन में जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वहां पर आपको उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर निकालना पड़ता है। तब आपको मालूम पड़ता है भाई कि ये लेस की मोर कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, इजंट इट? लेकिन भाई इन रूल से, लेकिन जब आपने भाई कई सारे कंपाउंड्स के ऊपर अपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाई तो वहां पर हमने कुछ ट्रेंड्स देखे, ठीक है। वो ट्रेंड्स हमने पता क्या कर दिए? अरे भाई इकट्ठे कर दिए रूल्स में कि भाई ऐसा होगा तो हमको पहले ही पता भाई कि क्या करेगी? लेस कॉन्ट्रीब्यूट, क्या होगी? अनस्टेबल, इजंट इट? ठीक है। अब बताओ क्या पढ़ते हैं? अब क्या है? कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। तो भाई रेजोनेंस एनर्जी बताओ कैसे निकालते हैं? भाई मैंने आपको बताया था रेजोनेंस एनर्जी निकालने क्या होते हैं? 2 तरीके। एक होता है थ्योरेटिकली, क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल। और दोनों आपने चेक करना, दोनों आपने भाई एक तरह से कंपेयर करने होते हैं, ठीक है। आप थ्योरेटिकल एनर्जी को हमेशा किससे मैच करते हो? एक्सपेरिमेंटल एनर्जी से, ओके। तो बताओ भाई थ्योरेटिकली कैसे निकलती है एनर्जी? रेजोनेंस एनर्जी थ्योरेटिकली मैंने आपको कैसे कैलकुलेट करना सिखाई थी? बताओ। अगर मैं बेंजीन की बात करूं, अगर हम बात करें किसकी भाई? बेंजीन की, ठीक है। तो क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? बताओ बेंजीन क्या होते हैं हमारे पास? टोटल 5 क्या होते हैं हमारे पास भाई? स्ट्रक्चर्स, इजंट इट? 2 तो ये होगी और 3 कौन सी आ गई? 3 कौन सी आ गई बताओ भाई? 3 कौन सी आ गई? अरे भाई बेंजीन ये ऐसा ये लंबा बेंजीन नहीं होता ऐसे। बात आपको पहले पड़ गई भाई? अरे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आ गया ना हमारे पास भाई। ये क्या है? केकुल, ये क्या है भाई? डेवा स्ट्रक्चर्स। तो इसके टोटल क्या है? अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तब भी आपके पास क्या है बताओ भाई? 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल। यहां से भाई, यहां से आप किसका 5 क्या आएंगे? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आगे ना 5 भाई, 2 ये और 3 ये। तो रेजोनेंस एनर्जी तो कैसे निकालते हैं? इन सभी के हम क्या निकालेंगे? पहले बॉन्ड आइगन फंक्शन। इसका भी बॉन्ड आइगन फंक्शन, इसका भी, इसका भी, इसका भी। अरे भाई इन सभी के बॉन्ड आइगन फंक्शन या स्ट्रक्चर आइगन फंक्शन निकाल लो, ठीक है। इसका तो क्या मान लिया मैंने? psi1। इसका मैंने क्या मान लिया? psi2, psi3, psi4 और psi
5। ठीक है, उसके बाद तो हमने क्या किया, तो भाई बोलो भाई, अरे बोलो भाई, अब तो क्या करोगे आप, तो ओवरऑल साई क्या आएगा, ए साई 1 प्लस बी साई 2 प्लस सी साई 3 प्लस डी साई 4 प्लस ई साई 5। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इन तीनों क्या कर देना, आपने इन पांचों क्या करना है, इन पांचों के आइगन फंक्शंस आपने क्या करने हैं, इन पांचों के बॉन्ड आइगन फंक्शंस आपने क्या करने हैं, लीनियरली कंबाइन। तो मेरे पास ये आ गया भाई। अब वेरिएशन मेथड से क्या मालूम करके, ए बी सी डी ई, और साई को भी क्या कर लो भाई, और साई से बताओ कैसे स्ट्रक्चर आएगी हमारे पास, ये आएगी साई से, फिर सारे बॉन्ड इक्वल नहीं होता आपको पहले पड़ी। तो ये किसका फंक्शन है, इसका, और ये किसके फंक्शन है, इनके। ठीक है ना बात। तो हमने एक बात देखी भाई, अब इनकी आप हैमिल्टनियन से आपने क्या निकाली, इनकी इंडिविजुअल क्या निकाले आपने भाई, एनर्जी निकाल ली। ठीक है, तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी क्या आई, इनकी, इन दोनों की एनर्जी क्या आई भाई, कम आई, और इन तीन की बताओ क्या आई, ज्यादा आई, और इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या आया, ए स्क्वायर बताओ क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो मेरे पास क्या है बताओ 0.39, और सी स्क्वायर डी स्क्वायर और ई स्क्वायर मेरे पास क्या है 0.0733। ठीक है ना बात। तो हमको मालूम पड़ गया भाई, ये दोनों के ऊपर हैमिल्टनियन लगाया ना, तो एनर्जी भी कमाई और कोफिशिएंट का स्क्वायर भी क्या है ज्यादा, एनर्जी कमाई कोफिशिएंट स्क्वायर क्या है ज्यादा है, और इनका बताओ क्या है भाई, कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या है कम, और एनर्जी क्या है इनकी ज्यादा। तुम क्या बोलेंगे, ये दो क्या है मोर स्टेबल, ये तीन क्या है लेस स्टेबल। ठीक है बात। तो फिर आपने क्या करना होता भाई, फिर आपने इस पर क्या लगाया हैमिल्टनियन, तो इसकी एनर्जी आप कहाँ लिखूं, ये बताओ क्या मान लिया एनर्जी स्केल। तो अगर मैं एनर्जी स्केल पे इनको भी प्लॉट करूं, अगर मैं इन पांचों स्ट्रक्चर से क्या करूं एनर्जी प्लॉट करूं, तो कहां पर आएगी, मैं साई पे क्या लगाऊं हैमिल्टनियन, तो यहां बताओ एनर्जी किसकी मान लिया, ये एनर्जी किसकी है साई की, ये एनर्जी किसकी है साई की, और ये बताओ किसकी एनर्जी मान लिया साई 1 और साई 2 की, और ये बताओ एनर्जी किसकी मान लिया साई 3 की, साई 4 की, और साई 5 की एनर्जी। समझे बात, मैंने 6 के 6 मैंने इंडिविजुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 साई 5 वो लिख दी है, उनकी एनर्जी लिखी हमने, उनकी एनर्जी ड्रॉ कर दी है, और इसकी एनर्जी भाई तो भाई हम क्या बोलेंगे, जो लीनियरली कंबाइंड एक्सप्रेशन है उसकी एनर्जी में, और भाई मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर की एनर्जी में जो गैप है इसी को हम क्या बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। समझ गए बात भाई। तो थ्योरेटिकली कैसे निकलता है बताओ, साई 1 की एनर्जी में से और साई की एनर्जी में से, सॉरी साई की एनर्जी, साई 1 की एनर्जी में से आप क्या करो साई की एनर्जी माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस आएगा वो तो क्या आएगा हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी। नहीं बात आपको पहले पड़ी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है अगर मॉलिक्यूल की सिर्फ एक क्या होती है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो उसकी एनर्जी ये होती, लेकिन अगर मॉलिक्यूल इस एक सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर की तरह परफेक्ट पेयर अप्रोक्सीमेशन को फॉलो करते हुए नहीं रह के, यानी कि भाई ब्रेक डाउन ऑफ परफेक्ट पेयर अप्रोक्सीमेशन से फायदा है यहाँ पर, ये जो भी फायदा है किससे हुआ है ब्रेक डाउन ऑफ परफेक्ट पेयर अप्रोक्सीमेशन से, इसको हम क्या बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। आगे ना आपको भाई, तो थ्योरेटिकली हम ऐसे मालूम कर लेंगे, फिर आप कहोगे भाई एक्सपेरिमेंटली कैसे मालूम किया जाए, क्योंकि भाई थ्योरेटिकल रिजल्ट को आपने कैसे मैच करना है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। तो एक्सपेरिमेंटली कैसे मैच कर सकते हो आप इसको भाई, तो भाई एक्सपेरिमेंटली पता करने के दो तरीके हैं इसको। ठीक है, अरे बोलो भाई, देखो आगे ना आपको ये मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म उसकी एनर्जी, और नीचे तो क्या है रेजोनेंस हाइब्रिड की। आपने क्या करना भाई, आपने मोस्ट स्टेबल कैनोन, अगर मैं इसकी थ्योरेटिकल एनर्जी में से इसकी थ्योरेटिकल एनर्जी माइनस कर देता हूं, अगर मैं इसकी थ्योरेटिकल एनर्जी में से, क्योंकि ये ज़्यादा होगी ये क्या होगी कम होगी, तो अगर मैं इसकी थ्योरेटिकल एनर्जी में से इसकी थ्योरेटिकल एनर्जी माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आती है थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। और अगर मैं इसकी एक्सपेरिमेंटल एनर्जी में से इसकी एक्सपेरिमेंटल एनर्जी माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या जाएगा एक्सपेरिमेंटल रेजोनेंस एनर्जी। आसान है बिल्कुल भाई,
लेकिन एक दिक्कत है, इसकी थ्योरेटिकल एनर्जी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी थ्योरेटिकल एनर्जी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी एक्सपेरिमेंटल एनर्जी निकल सकती है, लेकिन भाई ये एक्चुअल में एग्जिस्ट तो नहीं करता। भाई बेंजीन का मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट तो नहीं करता ना भाई, तो इसकी एक्सपेरिमेंटल एनर्जी निकाली कैसे जाए, दिक्कत ये है भाई। बात आपको पहले पड़ रही है भाई, इसकी एक्सपेरिमेंटल एनर्जी निकाली कैसे जाए, यही तो दिक्कत है, इजंट इट? क्योंकि एक्चुअली मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट भी करता ही नहीं, ये कैसे एग्जिस्ट करता है ऐसे। तो हम क्या करेंगे, हम इससे मिलता जुलता मॉलिक्यूल ले लेंगे भाई, जो बिल्कुल ऐसा ही हो, जो एग्जिस्ट करता हो, जिसमें 3 क्या हो, पाई बॉन्ड, जिसमें 3 क्या हो भाई, पाई बॉन्ड्स हो, इजंट इट? अरे बोलो भाई, तो बता ऐसा कौन है? तो 135 हेक्साट्राइन, क्या मैं ये बोलूं कि 135, नहीं पहले बताओ, पहले आप मुझे बताओ, इसमें 3 क्या है, पाई बॉन्ड, तो मैं साइक्लोहेक्सीन बोल लूं क्या, साइक्लोहेक्सीन, बोलो भाई। तो अगर मैं देखो, एक तो तरीका क्या था, इसकी थ्योरेटिकल में से इसकी थ्योरेटिकल माइनस कर दो, क्या आ जाएगी रेजोनेंस एनर्जी। एक हम क्या करूं भाई, इसकी एक्सपेरिमेंटल में से इसकी एक्सपेरिमेंटल माइनस कर दो भाई, इजंट इट? तो आप कहोगे इसकी एक्सपेरिमेंटल एनर्जी कैसे निकालें, इजंट इट? इसकी भाई एक्सपेरिमेंटल एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको एक्सपेरिमेंटल ये पता है कि किसी कार्बन कार्बन बॉन्ड की कितनी एनर्जी होती है, क्या आपको एक्सपेरिमेंटली ये पता है कि किसी कार्बन कार्बन बॉन्ड की एनर्जी भाई कितनी होती है, ठीक है बात? तो यहां बताओ भाई कितने बॉन्ड बने हुए टोटल, भाई इसकी आप एक्सपेरिमेंटल एनर्जी निकाल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, तो एग्जिस्ट करता है। इसकी एक्सपेरिमेंटल एनर्जी आप कैसे निकालोगे, एग्जिस्ट तो नहीं करता भाई, लेकिन हमको पता है भाई, मैं इसको ऐसे नहीं मान सकता कि भाई इसके अंदर तो क्या है, बोलो भाई 3 तो क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 3 तो क्या है, कार्बन कार्बन, 3 क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इजंट इट? बोलो भाई। तो इस मॉलिक्यूल की ओवरऑल एनर्जी तो क्या होगी, इस मॉलिक्यूल की ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल एनर्जी तो क्या होगी, अगर मैं एक CH बॉन्ड की एक्सपेरिमेंटल एनर्जी को, अगर मैं एक CH बॉन्ड की एक्सपेरिमेंटल, अगर मैं एक CH बॉन्ड की एनर्जी को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या जाएगी, इन सब की एनर्जी, बोलो भाई। और मैं एक CC बॉन्ड की एनर्जी को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या जाएगी, इन 3 बॉन्ड्स की एनर्जी एक्सपेरिमेंटल। और मैं एक एक्सपेरिमेंटल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एनर्जी को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या जाएगी भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो मेरे पास क्या जाएगी टोटल। तो मैं फिर इन सबको मैं जोड़ दूं, तो मेरे पास एक तरह से इसकी क्या जाएगी, एक्सपेरिमेंटल एनर्जी, बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई, ठीक है। मैं इनकी बॉन्ड एनर्जी निकाल रहा हूं, अगर मैं इन सभी की बॉन्ड एनर्जी निकाल के, अगर मैं इन 3 एक बॉन्ड की एक्सपेरिमेंटल एनर्जी, एक CH बॉन्ड की एनर्जी को क्या करो, एक CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, एक C सिंगल बॉन्ड की एनर्जी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक C डबल बॉन्ड की एनर्जी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया हमारे पास भाई, उन सबको जोड़ दो, क्या जाए आपके पास, एक्सपेरिमेंटल एनर्जी। एक रूट तो ये है, बताओ भाई। तो देखो यहां पर, बोलो भाई, फ्रॉम हीट ऑफ फॉर्मेशन, फ्रॉम हीट ऑफ फॉर्मेशन भाई, बताओ क्या जाएगा मेरे पास, तो 6 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ, बोलो भाई CC, बोलो भाई, और सॉरी CH, और 3 इंटू CC बॉन्ड की एनर्जी, और 3 इंटू भाई, तो अब हीट ऑफ फॉर्मेशन से क्या, हीट ऑफ, तो बताओ इसकी भाई ओवरऑल हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है इसकी, भाई इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालो, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालो एक्सपेरिमेंटल, और इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालो एक्सपेरिमेंटल। अब इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल तो अभी निकाल सकते हैं भाई, ये जो बनेगा, क्या आप इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल निकाल सकते हो, नहीं, लेकिन ये बनता नहीं एक्चुअल में। तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन आपने कैसे निकालनी पड़ेगी, इस अल्टरनेट रूट से। कैसे भाई, अरे भाई एक CH बॉन्ड की एनर्जी उससे मल्टीप्लाई कर दिया 6 से,
एक सी सिंगल बॉन्ड की एनर्जी को 3 से, सी डबल बॉन्ड की एनर्जी को 3 से, तो क्या किसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन आ गई किसकी, बोलो भाई, साइक्लोहेक्साट्राइन की, किसकी भाई, यानी फिक्स्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, बताओ क्या आएगा, कितना है बताओ हमारे पास, ये बताओ कितना है हमारे पास, 413.6, 347.3, 6 पॉइंट, और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। ठीक है बात, इनको जोड़ो, बताओ कितना आएगा हमारे पास। तो मेरे पास भाई एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ फॉर्मेशन बताओ क्या आएगी मेरे पास। तो साइक्लोहेक्साट्राइन की हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, 5343। लेकिन भाई बेंजीन की एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है बताओ भाई, 5494। बोलो भाई, तो आने कितनी चीज हो, कितनी आनी चाहिए थी, बोलो भाई। तो अरे भाई इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, 5343। क्या इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, इन सभी बॉन्ड्स की एनर्जी क्या है, 5343। बोलो भाई, तो बॉन्ड एनर्जी का उल्टा क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। बोलो भाई, तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है बताओ एक्सपेरिमेंटली, एक तरह से, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड्स को इतना क्या ना हमारे पास भाई। और बताओ, और इसकी बताओ हीट ऑफ फॉर्मेशन बताओ क्या ही है, -5494। तो इसमें से क्या करो इसको, तो दिस माइनस दिस भाई, समझे बात। तो कितना यहां पर एक्स्ट्रा क्या है बताओ फायदा, आपको ये मालूम पड़ जाएगा। बताओ क्या है हमारे पास, बोलो भाई, -100 क्या, अरे भाई मैंने इसमें से ये माइनस कर दी क्योंकि मैं नेगेटिव को क्या ले रहा हूं मैं। अरे आप हालांकि ज्यादा कौन सी है, ये क्या है बताओ भाई, ज्यादा है, और ये क्या है कम। लेकिन अगर मैं साइन कंसिडर ना करूं तो मैं वास्तव में एनर्जी ये क्या है ज्यादा है, और ये बताओ क्या एनर्जी कम है। तो ज्यादा में से आप कम घटाओगे तो डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव। लेकिन ये शो किसको करेगा, स्टेबिलिटी को ही। अगर आप नेगेटिव साइन चाहिए तो इसमें से क्या करो, इसको माइनस कर दो भाई। अरे भाई इसका स्टेबलाइजेशन और इसका स्टेबलाइजेशन, तो दिस माइनस दिस, कितना एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन तो यहाँ पर आ गया, -153। नहीं बात आपको पहले पड़ गया, नहीं कितना है ये, -151.84। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा भाई, अरे भाई 151.84 आ गया, माइनस साइन लगा दियो। अगर आपने भाई ये दिखाना हो कि भाई स्टेबिलिटी है, बात आपको पहले पड़ेगी, नहीं आया ना आपको, सुन लीजिए आसान है मुश्किल भाई। तो भाई ऐसे बताओ, एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसकी क्या बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी भाई। तो यही बताओ क्या है रेजोनेंस एनर्जी, जो डिफरेंस आया आपका इसका, दिस -151 पॉइंट कितना था 84। तो ये बताओ क्या है, ये किलो जूल पर मोल हुए थे ना, किलो जूल पर मोल में है ना, किसमें ये किलो जूल पर मोल। तो इतने किलो जूल पर मोल क्या है, यानी कि बेंजीन इससे कितना एक्स्ट्रा स्टेबल है, इतने किलो जूल पर मोल। और अगर आप थ्योरेटिकली क्या निकाल के रेजोनेंस एनर्जी, थ्योरेटिकली आप क्या निकाल के रेजोनेंस एनर्जी, उसको भाई जूल में कन्वर्ट करके एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना, अब तभी आपका आंसर क्या आएगा, ऐसा ही आएगा इसके आसपास। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो एक्सपेरिमेंटल एनर्जी किससे मैच करती है, एक्सपेरिमेंटल रेजोनेंस एनर्जी किससे मैच करेगी, थ्योरेटिकल रेजोनेंस एनर्जी से। नहीं आएगा आपको ये, ओके। तो भाई एक तरीका ये था, मतलब सिंपल बात भाई, ये इससे जितना एक्स्ट्रा स्टेबल है ना, ये इससे जितना क्या एक्स्ट्रा स्टेबल, वही क्या है रेजोनेंस एनर्जी। अरे बोलो भाई, क्योंकि थ्योरेटिकली भी हमने क्या बनाया था पैटर्न, थ्योरेटिकली में क्या बनाया था, साइक्लोहेक्साट्राइन की इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर की एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी। तो इससे जितना ये नीचे ये डिफरेंस क्या होता है रेजोनेंस एनर्जी। तो मुझे सिंपली भी क्या देखना है कि ये कंपाउंड इस कंपाउंड से कितना एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। अब ये तो एक्चुअल में होता भी है, इजंट इट, लेकिन ये हमारे पास अवेलेबल नहीं होता भाई। अच्छा एक होता फिर भाई, तो इसको आपको थ्योरेटिकली मालूम करना पड़ता है। एक आप मालूम कर सकते हो हीट ऑफ हाइड्रेशन से, क्या हीट ऑफ हाइड्रेशन से भी क्या मालूम कर सकते हो आप,
रेजोनेंस एनर्जी, नहीं सॉरी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से। क्या आप भाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से भी आप क्या मालूम कर सकते हो? रेजोनेंस एनर्जी एक्सपेरिमेंटली। आपको कैसे कैसे? देखो आप मुझे बताओ, अगर बेंजीन को, देखो जब कोई पाई बॉन्ड टूटता है और उसकी जगह सिग्मा बॉन्ड बनता है तो फायदा क्या नुकसान है? सागर बताओ बेटा, जब कोई पाई बॉन्ड खत्म हो गए वहां सिग्मा बॉन्ड बनते तो फायदा क्या नुकसान है? एक पाई बॉन्ड है, उसकी बजाय हम सिग्मा बॉन्ड्स बनाए तो हमको फायदा होगा कि नुकसान होएगा? फायदा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? मजबूत होता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है भाई ज्यादा होती है भाई पाई बॉन्ड के मुकाबले, इजंट इट? तो आप ये बताओ कि अगर भाई मैं एक हूं साइक्लो हेक्सीन, क्या अगर साइक्लो हेक्सीन का मैं क्या कर दूं? हाइड्रोजनेशन, तो एनर्जी निकलनी चाहिए, क्या एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? बताओ। अगर मैं साइक्लो हेक्सीन क्या करता हूं? हाइड्रोजनेशन, तो एनर्जी रिलीज होएगी कि सप्लाई करनी पड़ेगी? क्यों भाई? ये दो हाइड्रोजन है, यहां के जुड़ेंगे तो क्या होगा भाई? क्या आपके पास साइक्लो हेक्सीन बन जाएगा ये? भाई आपके साइक्लो हेक्सीन बन जाएगा ये? हाँ भाई, ये पाई बॉन्ड था, ये एक पाई बॉन्ड तो खत्म हो गया, दो क्या बन गए? सिग्मा बॉन्ड। अरे भाई एक पाई बॉन्ड तो खत्म हो गया, अरे भाई ये हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ जाएगा और ये यहाँ पर आके जुड़, अभी क्या है यहाँ पर? क्या है अभी यहाँ पर? क्या है? दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है? एक और एक, ये आएगा तो क्या यहाँ पर क्या हो गया? दो दो हो गए ना भाई। मैंने ये हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है? इम्प्लिसिट है, इजंट इट? तो सिंपल सी बात है, तो इसमें कितनी एनर्जी निकलती है बताओ? तो अगर आप एक पाई बॉन्ड क्या करते हो, अगर आप साइक्लो हेक्सीन क्या करते हो? हाइड्रोजनेशन, तो कितनी एनर्जी निकलती है बताओ भाई? 119.66 किलो जूल पर मोल। क्या भाई? 119.66 किलो जूल पर मोल। इन्हें हमको पता है कि एक पाई बॉन्ड से कितनी एनर्जी निकलती है। एक पाई बॉन्ड खत्म होने से और सिग्मा बॉन्ड बनने से दो, कितनी एनर्जी निकलती है? इतनी। अब ये मॉलिक्यूल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, यानी आप साइक्लो हेक्सीन आप क्या कर लो? साइक्लो हेक्सीन का क्या करो भाई? हाइड्रोजनेशन, और एनर्जी रिलीज आपने क्या कर ली? नोट कर ली। अब साइक्लो हेक्साट्राइन एग्जिस्ट नहीं करता, साइक्लो हेक्साट्राइन भाई एग्जिस्ट नहीं करता ना, लेकिन करता होता तो क्या उसमें तीन पाई बॉन्ड नहीं होते क्या? तो अगर मैं साइक्लो हेक्सीन की जो क्या है हीट ऑफ हाइड्रोजन, तो इसकी जो क्या है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्या ये अब एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता? ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर करता होता तो 3H2 से इससे क्या बनाना साइक्लो हेक्सीन, इसमें कितनी हीट निकलनी चाहिए थी? 3 गुना भाई। भाई एक पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन से इतनी हीट निकलती है, तो 3 पाई बॉन्ड के हाइड्रोजन मतलब 3 लोकलाइज्ड बॉन्ड। भाई यहाँ पर ये 3 क्या है? यहाँ पर क्या है? ये लोकलाइज्ड बॉन्ड है ना? अरे भाई ये क्या है? लोकलाइज्ड बॉन्ड। तो ये तीनों बॉन्ड क्या होते हैं यहाँ पर? लोकलाइज्ड होते। तो कितनी हीट निकलती? 3 गुना भाई, सिंपल बात है। तो हमको आइडिया भाई कि साइक्लो हेक्साट्राइन में कितनी हीट निकलनी चाहिए थी? 119.6 इंटू 3, बोलो भाई, बताओ कितना आ गया? 356.98। इसका पहाड़ा मुझे याद नहीं पता, इसका बोलते 119 का, ठीक है। तो 356.98 इतनी हीट निकलनी चाहिए। साइलेंस भाई, इसका मतलब ये है कि ये कितना स्टेबिलिटी गेन करेगा? आप ही बताओ, ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन ये कितनी स्टेबिलिटी गेन करेगा? इतनी, बोलो भाई। और ये कितनी स्टेबिलिटी गेन करेगा अगर ये एग्जिस्ट करता होता? तो इसको इतनी स्टेबिलिटी गेन करनी चाहिए थी ना भाई, 356.98 की। लेकिन अगर मैं बेंजीन से बनाता हूं, ये क्या देखो, इसने ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन कितनी स्टेबिलिटी गेन की है? इतनी। लेकिन मैं एक्चुअल बेंजीन को क्या करूं? हाइड्रोजनेशन प्लस 3H2, तो बनता इससे भी क्या है? साइक्लो हेक्सीन बनता भाई, है ना? लेकिन इसने भाई कितनी स्टेबिलिटी गेन की पता है? इसकी हीट
बेंजीन की ये क्या है, ये क्या है बेंजीन की, ये क्या है लोकलाइज्ड बॉन्ड वाले बेंजीन की, यानी साइक्लोहेक्साट्राइन की। बोलो भाई एक्सपेक्टेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। लेकिन बेंजीन की एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताओ क्या होती है, बताओ। जब आपने बेंजीन ने क्या किया है, एक्चुअल क्या किया इसका हाइड्रोजनेशन क्या है मेरे पास 208.36 माइनस 208.36 नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, मतलब इतनी हीट निकलनी चाहिए थी लोकलाइज्ड बॉन्ड वाले बेंजीन से, और इतनी हीट एक्चुअली निकलती है। बोलो भाई, मतलब इसको इतनी स्टेबिलिटी गेन करनी चाहिए थी ना, लेकिन एक्चुअल में कितनी स्टेबिलिटी गेन करता है, इतनी। मतलब जो स्टेबिलिटी इसने गेन नहीं की है वो ये ऑलरेडी क्या कर रहा है, गेन किए हुए। भाई देखो आप इसको ऐसे समझो भाई, आप इस डायग्राम को ऐसे समझो, साइक्लोहेक्सेन दोनों से क्या है स्टेबल, साइक्लोहेक्सेन दोनों से क्या है भाई स्टेबल है ना, इजंट इट। नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या। तो यहां भाई आप क्या मान लो, एनर्जी किसकी है, साइक्लोहेक्सेन की, ठीक है बात। अब बताओ भाई यहां पर आप क्या मान लो, साइक्लोहेक्सा, अरे भाई यहां पर आप क्या मान लो बताओ भाई, यहां पर आप एनर्जी मान लो साइक्लोहेक्सेन की, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन बनते हुए हीट निकलती, तो साइक्लोहेक्सेन क्या हुआ, दोनों से क्या हुआ मेरे साइक्लोहेक्सेन बनते हुए, चाहे आप किससे बनाओ साइक्लोहेक्साट्राइन से, साइक्लोहेक्साट्राइन से क्या बनाने पर साइक्लोहेक्सेन तब भी हीट निकलती है, और बेंजीन से क्या बनाने पर साइक्लोहेक्सेन तब भी हीट निकलती है। तो इसका मतलब क्या है, साइक्लोहेक्सेन दोनों से ही क्या है स्टेबल। तो उसे कहां बनाओगे आप, नीचे। अब बताओ ऊपर कौन बनेगा, बताओ ऊपर कौन बनेगा बताओ भाई। अब ज्यादा ऊपर बताओ कौन बनेगा, ज्यादा हीट कहां निकली बताओ भाई, साइक्लोहेक्साट्राइन में ज्यादा हीट निकली है ना। तो मान ले यहां कौन बैठा है, साइक्लोहेक्साट्राइन, तो ये गैप बताओ कितना है, अरे बोलो भाई -356 था ना, ये -358.98, ये है ना भाई गैप। भाई अगर इससे ये बनते हुए इतनी हीट निकलती, इसका मतलब ये इससे कितना ऊपर है, अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि, अब आप मुझे बताओ भाई कि यहां बताओ कौन और हमारा, ये कौन है बेंजीन, लेकिन इससे बनते हुए कितनी हीट निकलती है बताओ 208। तो ये बताओ आप कहां लिखो, बोलो भाई। तो इससे कितना ऊपर बनेगा भाई 358, लेकिन इससे ये कितना ऊपर बनेगा बताओ 208। एक्चुअल बेंजीन क्या बनेगा 200, मतलब ये डिफरेंस तो कितना होना चाहिए 208, फिर कितना है 358। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, मतलब इससे ये कितना नीचे है -208, इससे ये कितना नीचे है -358। तो यहां पर तो वही वेरी सेंटर पे भाई, अरे सॉरी यहां पर कौन आ गया साइक्लोहेक्साट्राइन, यहां पर कौन आ गया बेंजीन। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, इसका और इसका एनर्जी, हालांकि यहां पर भाई H2 भी है, लेकिन क्योंकि वो दोनों केस में होगा भाई, H2 तो यहां भी होगा प्लस H2, और H2 भाई यहां भी होगा, तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा कैंसल आउट। समझे बात, वो एक तरह से भाई ओवरऑल कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, इजंट इट। अब बताओ तो इसकी एनर्जी में इसकी एनर्जी में गैप क्या होता है, बोलो भाई। तो ये गैप क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी। नहीं बात आपको पहले पड़ी, यानी कि मैं, अरे भाई ये क्या है कि मेरे पास ये, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि किसका एनर्जी गैप होता है, हमको यहां पर एब्सोल्युटली नहीं पता है कहां पर है, लेकिन हमको रिलेटिवली पता है कहां है। हमको ये पता है साइक्लोहेक्सेन यहां है, तो उससे 358.98 तो कौन ऊपर है साइक्लोहेक्साट्राइन, और 208 कौन ऊपर है बेंजीन ऊपर है एक्चुअल में, समझे बात। तो यहां कौन आ गया बेंजीन, यहां कौन आ गया साइक्लोहेक्साट्राइन। तो इसके सीध में आप यहां पहुंच जाओगे ना भाई, तो ये बताओ गैप क्या, तो बताओ भाई। तो बेंजीन की एनर्जी
और साइक्लोहेक्साट्राइन की एनर्जी में डिफरेंस ही क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी। तो ये एनर्जी आप कैसे निकाल सकते हो तो बताइए भाई। अगर ये गैप कितना है 398, ये 208, तो इसमें से क्या करो आप, दिस माइनस दिस, देखो तब को पड़ी, तो 300 माइनस 358 माइनस 208, ये गैप, अरे भाई इस गैप में से गैप माइनस कर दो, क्या बच जाएगा, ये गैप आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा आपके रेजोनेंस एनर्जी, इजंट इट। बताओ कितना है मेरे पास, ये मेरे पास क्या रिजल्ट आया भाई, ये बताओ, ये हमारे पास बताओ कितना नजर आपको भैया। और भैया अरे साइन चेंज, आप साइन यूज ना करो, साइन यूज ना करो, तो बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, अरे 358.98 से माइनस 208.36, और दोनों क्या कर दो माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस 358 माइनस 208, तब भी माइनस का आ जाएगा, पता आपको पहले पड़ेगी, तब भाई ये पता लग जाएगा कि क्या ये स्टेबिलिटी है। तो 150.62, यानी कि भाई यानी कि ये कंपाउंड इससे कितना स्टेबल है, 150.6, तो क्या गया हमारे पास ये। और यही क्या होती थी रेजोनेंस एनर्जी, अरे भाई इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर से रेजोनेंस हाइब्रिड का जो क्या होता है एनर्जी डिफरेंस, वही क्या होता है रेजोनेंस एनर्जी, आ गया ना हमारे पास। तो याद रखियो भाई, रेजोनेंस एनर्जी निकालने के एक्सपेरिमेंटली 2 तरीके होते हैं, कौन कौन से, एक तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से, दूसरा बताओ कौन सा होता है, फ्रॉम हीट ऑफ फॉर्मेशन से, इजंट इट। और वही थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया था, तो आप इनको आराम से आपस में कंपेयर कर सकते हो। अब बताओ क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेजोनेंस इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट भाई गलत है, बताओ। रेजोनेंस हाइब्रिड विल ऑलवेज बी मोर स्टेबल देन एनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ये, अरे बोलो भाई, और बताओ कंट्रीब्यूशन ऑफ ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेस विद चार्ज सेपरेशन, चार्ज, अरे भाई अरे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, समझिए बात। तो भाई कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेस विद चार्ज सेपरेशन, ठीक है ये गलत भाई, चार्ज सेपरेशन तो क्या होगा, चार्ज सेपरेशन होएगा, कंट्रीब्यूशन कम होएगा, ठीक। और तो भी क्या होगा, गलत है ना, तो और चेक कर लेते फिर क्या है, वो तो फिर क्या है, सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स रिमेन सेम इन डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ये भी ठीक है भाई। परफेक्ट पेयर अप्रोक्सीमेशन ब्रेक्स डाउन इन बेंजीन मॉलिक्यूल, ठीक है, परफेक्ट पेयर अप्रोक्सीमेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की भाई ब्रेक डाउन कर जाती है कहां पर, बेंजीन के अंदर, क्या ठीक है बात ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।